नमस्कार। कायस्थ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ नीतू कुमावत। आज मेरे साथ बात कायस्थ समाज के एक ऐसे जननेता की जिनके जीवन की मिसाल आज भी दी जाती है। उनके बनाए सार्वजनिक जीवन के मानदंड आज भी कोई राजनेता छू तक नहीं सका है। वो नेता थे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसा नाम जिस पर कायस्थ समाज हमेशा गर्व करेगा। शास्त्री के जीवन के ऐसे ही कुछ किस्से जिनमें से अधिकांश अभी तक अनछुए रहे हैं। तो वो सभी किस्से आज हम आपको बताते हैं। ये घटना सितंबर 1965 की है। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हुए अभी 4 ही दिन हुए थे जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों के सामने बोलना शुरू किया। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो बहुत ज्यादा अच्छे मूड में थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शास्त्री ने ऐलान किया। सदर अयूब ने कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए पहुंच जाएंगे। वो इतने बड़े आदमी हैं, लहीम शहीम है। मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए। हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करेंगे। गौरतलब ये है 1965 के युद्ध में भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर लाहौर तक पहुंच गई थी। वैसे ही वो यही शास्त्री थे जिनके 5 फीट 2 इंच के कद और आवाज का अयूब ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। शास्त्री जी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए काहिरा गए हुए थे। लौटते वक्त वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके। जब वो शास्त्री को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए आए तब अयूब ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा कि इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे ये भी इतिहास में दर्ज है कि भारत पाक युद्ध के बाद अपनी जमीन को हासिल करने के लिए अयूब को शास्त्री के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था। शास्त्री के काहिरा जाने से पहले अमेरिकी राजदूत चेस्टर बॉल्स ने उनसे मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के अमेरिका आने का न्योता उन्हें दिया था। इससे पहले कि शास्त्री जी इस बारे में कुछ फैसला ले पाते, जॉनसन ने अपना न्योता वापस ले लिया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शास्त्री ने इस बेइज्जती के लिए जॉनसन को कभी माफ नहीं किया। कुछ महीनों बाद जब वो कनाडा जा रहे थे, जॉनसन ने उन्हें बीच में वॉशिंगटन में रुकने का न्योता दिया, लेकिन शास्त्री जी ने उसे ठुकरा दिया। बात 1965 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की है। उन्होंने शास्त्री जी को धमकी दी और ये कहा, अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो जो हम आपको लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। तब भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी को ये बात बहुत चुभी क्योंकि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में एक वक्त भोजन नहीं करेंगे। उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से कहा, क्या आप ऐसा कर सकती हैं? आज शाम हमारे यहाँ खाना न बने। मैं कल देशवासियों से एक वक्त का खाना न खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। उनके इस आह्वान पर लाखों लोगों ने सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया था। कामराज योजना के तहत शास्त्री को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय वो भारत के गृह मंत्री थे। कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक में लिखा था, उस शाम मैं शास्त्री जी के घर पर गया। पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर अंधेरा छाया हुआ था। शास्त्री जी वहां बैठकर के अकेले अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाहर की बत्ती क्यों नहीं जल रही है। उन्होंने कहा,
अब से मुझे इस घर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। शास्त्री को सांसद की तनख्वाह के मासिक वेतन में अपने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा था। नैयर ने अपनी आत्मकथा में ये भी लिखा, मैंने उन्हें अखबारों में लिखने के लिए राजी कर लिया था। मैंने उनके लिए एक सिंडिकेट सेवा शुरू की, जिसकी वजह से उनके लेख द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने लगे और उन्हें हर अखबार के लेख के 500 रुपए मिलने लगे। शास्त्री के साथ काम करने वाले सभी अफसरों का कहना है कि उनका व्यवहार बहुत विनम्र रहता था। उनके निजी सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव जी उनकी जीवनी लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, शास्त्री जी की आदत थी कि वो अपने हाथ से ही प्याली में हमारे लिए चाय सर्व करते थे। उनका ये कहना था, चूंकि ये कमरा उनका है, इसलिए प्याली में चाय डालने का हक उनका ही बनता है। कभी कमरे में अधिक रोशनी की जरूरत नहीं होती थी। शास्त्री अक्सर खुद जाकर के बत्ती का स्विच ऑफ करते थे। उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सार्वजनिक धन की किसी भी तरीके से बर्बादी हो। जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें एक सरकारी शेवरोले इम्पाला कार दी गई थी। एक दिन शास्त्री जी के पुत्र अनिल शास्त्री ने निजी सचिव से कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर भेज दें। हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए। देर रात जब हम घर लौटे तो हमने कार गेट पर ही छोड़ दी और घर के पीछे के हिस्से से किचन के रास्ते में घर में घुस गए। मैं जाकर के अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि कोई नौकर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा, अभी मुझे बिल्कुल भी तंग न करे क्योंकि मैं देर रात से सोया हूँ। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और मैंने सामने देखा कि बाबूजी खड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे मेज तक आने के लिए कहा, जहाँ पर सब लोग चाय पी रहे थे। वहां अम्मा ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहाँ गए थे और इतनी देर से क्यों लौटे। बाबूजी ने पूछा कि तुम गए कैसे थे। जब मैं लौटा तो हमारी फील्ड कार तो पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। मुझे सच बताना पड़ा कि हम उनकी सरकारी इम्पाला कार से घूमने निकले थे। बाबूजी इस कार का इस्तेमाल तभी करते थे जब कोई विदेशी मेहमान दिल्ली आता था। चाय पीने के बाद उन्होंने मुझसे कार के ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने उससे पूछा, क्या आपकी कार में कोई लॉगिन बुक है? जब उसने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल इम्पाला कार कुल कितने किलोमीटर चली थी। ड्राइवर ने कहा 14 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल की मद में लिखा जाए और अम्मा को निर्देश दिया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितने पैसे बनते हैं उनके निजी सचिव को दे, ताकि उसे सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। तब से लेकर के आज तक मैंने और मेरे भाई ने कभी भी निजी काम के लिए सरकारी कार का उपयोग नहीं किया।